गेट लगा देना। चलो बच्चों इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। छोटा सा क्रॉस इस पर भी लगा देना, चांसेस कम है आने के। देखो ये टॉपिक हमें ये बताता है कि अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री में घुसना चाहता हूँ तो उसके क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे अट्रैक्ट करेंगे, मतलब उस इंडस्ट्री में रुकने पे मजबूर करेंगे या घुसने पे मजबूर करेंगे कि चलो चलते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का, कि रिलायंस ने ऑयल और पेट्रोलियम से एक्सपेंड किया, ठीक है, वो लोग उसमें आए, कपड़े में आए, फूड में आए, ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने रिटेल स्टोर्स खोले, ठीक है, वो लोग अब अपैरल्स में भी आ गए, ठीक है, और फिर उन लोगों ने बिग एंटरटेनमेंट नाम से मूवी हाउस खोला, मूवीज़ भी बनाते हैं। तो रिलायंस को ऐसी कौन सी चीज़ें दिखती जा रही है जिससे वो अलग अलग इंडस्ट्री में एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर होते हैं। तो ये टॉपिक ये बताता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच मैनेजमेंट लुक फॉर एंटरिंग इनटू इंडस्ट्री। टॉपिक को समझ जाना कि अगर मैं किसी इंडस्ट्री में घुसना चाहता हूँ तो मैनेजमेंट किन फैक्टर्स का ध्यान रखे। तो इतने सारे चीज़ें दे रखी है कि वो तो मैंने जब आपसे पूछा था तो आपने ही बता दिया था। एक तो सबने ही बोला था प्रॉफिटेबिलिटी, कि उस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है। ग्रोथ, उस इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। अब जैसे ऐसी इंडस्ट्री में घुसना जो ऑलरेडी डिक्लाइन वाले फेज पे है, ठीक है, आज कोई कीपैड वाले फ़ोन बनाएगा, तो चलो कीपैड वाले फ़ोन बनाते हैं, तो कीपैड के फ़ोन चल रहे हैं क्या अभी, ठीक है, तो जो बना रहे हैं उनके ही नहीं बिक रहे, तो तुम बना के क्या करोगे। ऐसे इंडस्ट्री में नहीं घुसना। तो ऐसी इंडस्ट्री में घुसो जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो। तो पहला तो ये ग्रोथ पोटेंशियल, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी हो, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी आपके लिए फेवरेबल हो। कई बार प्रॉफिटेबिलिटी तो होती है, जैसे मेरे दोस्त को अगर मैं ये बोलूँ ना कि ये वाली इस वाली फील्ड में घुसते हैं, 10 लाख रुपए लगाएंगे, 20% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो है। लेकिन मेरा दोस्त याद है क्या बोलेगा, क्या भाई 10 लाख रुपए में मेरे बिजनेस में ना लगाऊं, 40% तो मेरा बिजनेस दे देगा, 10 लाख रुपए मेरे बिजनेस में मार डालाऊं, 4 लाख रुपए तो मैं बिजनेस से कमा लूंगा, तो फिर इधर क्यों घुसूं मैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए और आपके हिसाब से फेवरेबल भी होनी चाहिए। ये भी देखो, कई बार प्रॉफिट, ये दोनों पॉइंट में फ़र्क है, ठीक है। आप स्ट्रांगली ग्रो करोगे कि वीकली, ये भी देखो कि कई बार क्या होता है कि वो इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसके अंदर आउटसाइडर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, मतलब ग्रोथ तो है लेकिन उन्हीं के लिए जो उसमें काम कर रहा है। तो आपके लिए ग्रोथ पोटेंशियल उतने नहीं है जितने उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम करने वाले लोगों के लिए, और है भी तो थोड़ा लेट है, ठीक है, ये भी देखो। अनसर्टेनिटी, रिस्क कितनी है, ये भी देखो, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में घुसने से पहले। तो ये हो गया अट्रैक्टिवनेस का टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक है, इसको मत पढ़ना मेरे बताने के बाद, अपने हिसाब से लिख लेना। 4 चीज़ें याद रखना, ग्रोथ पोटेंशियल, प्रॉफिटेबिलिटी फेवरेबल अनफेवरेबल, और ये सब। एक्सपीरियंस कर्व पे आते हैं। बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई थी उस समय, पढ़ी थी, वी लर्न एज वी ग्रो। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हम लर्न करते हैं। इस टॉपिक में 2 बातें बताई गई है। जैसे जैसे हम किसी इंडस्ट्री में ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है। तो एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन द कॉमन फिनोमिनन दैट यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन एज द फर्म एक्यूमुलेट एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस को एक्यूमुलेट करते हैं हमारी यूनिट पर कॉस्ट कम, इसी के बारे में बताया गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, जैसे कई लोग बोलते हैं यार ये इंडस्ट्री में ये लोग इतनी कम में कैसे कर देते हैं, साला हम तो पूरी जान लगा दे तो भी इतने में नहीं बेच सकते, ये इतने कम में कैसे बेच लेते हैं, ठीक है। हालांकि उल्टा भी होता है, जो ज़्यादा इंडस्ट्री में ग्रो करता है वो ज़्यादा में भी बेचने लगता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी कॉस्ट पर यूनिट तो कम ही आती है। इसीलिए यहाँ प्राइस की बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कॉस्ट पर यूनिट की, कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हम ये तो सीख ही जाते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे कम करनी है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, जितनी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी आप वैल्यू क्रिएशन ज़्यादा दे पाओगे। तो अगला टॉपिक हमारा वैल्यू क्रिएशन का आ जाता है। देखो 3 फीचर पे है। एज द फर्म ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस विल गिव यू एज ओवर कॉम्पिटिशन। आपको कॉम्पिटिशन के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस रखते हो, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता जाता है आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है। ये 3 चीज़ें बताई गई है। मारुति सुजुकी का एग्जांपल इसमें दिया था, मैंने भी यही एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि ये लोग जैसे 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 मारुति से सस्ती कार कोई नहीं बना सकता, तो कॉस्ट पर यूनिट में मारुति को कोई बीट नहीं कर सकता। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि मारुति इस फील्ड का सबसे पुराना खिलाड़ी है और इसने ज़्यादा वर्सेटाइल नेचर के काम किए भी नहीं। मतलब बाकी जितने भी लोग देखोगे ना तो धीरे धीरे दूसरी जगह पे भी आते गए, ठीक है। महिंद्रा ग्रुप को देखोगे आप, होंडा को देखोगे, हीरो को देखोगे, ये लोग दूसरी भी जगह है, ठीक है। लेकिन मारुति का तो शुरू से एंड तक, ठीक है, कार 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 और सिर्फ कार। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उसने गेन किया इस फील्ड में उतनी उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई। वैल्यू क्रिएशन पे आते हैं, ये भी 3 चीज़ों से रिलेटेड है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोड्यूस करके सप्लाई कर रहा हूँ कस्टमर को,
उससे उनको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए, कुछ लाभ मिलना चाहिए ओवर एंड अबव द प्राइस। जितना प्राइस से मिलेगा उतना तो मिलेगा ही। वैल्यू क्रिएशन मतलब आपके मुंह से ये शब्द निकलने चाहिए, मज़ा आ गया, इतने रुपए में ये चीज़ तो कोई नहीं दे सकता, मस्त एकदम, ठीक है। जितना पे किया ना उससे तो ज़्यादा ही सर्विस मिली, ये वैल्यू क्रिएशन है। तो आजकल लोग इस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा भी ले लो उससे फिर भी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि रोलेक्स की घड़ी वो पहने, टाइटन की जो प्रीमियम घड़ी आती है वो पहने, ठीक है, तो टाइम तो वो वही दिखाएगी। ऐसा क्या वैल्यू वो क्रिएट करे। घड़ी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ों में तो बहुत कुछ होता है क्रिएट करने को। जैसे कार के अंदर है तो 5 लाख की और 20 लाख की गाड़ी में फ़र्क होगा, वो फ़र्क दिखेगा तुम्हें बैठने में, चलाने में, हर चीज़ में। फिर 20 से और 50 पे जाओगे तो और भी फ़र्क। चीज़ ऐसी है ना कि उसमें ऐड किया जा सकता है। घड़ी का इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोगों ने घड़ी में कैसे वैल्यू क्रिएट किया होगा। रोलेक्स ने कैसे सोचा होगा कि मैं 1 लाख की घड़ी दूंगा और इंसान पहन लेगा, ठीक है, घड़ी जैसी चीज़ में, जिसका एक ही उद्देश्य है बस टाइम बताना। स्मार्ट वॉच है, अलग बात है कि उससे साथ कनेक्ट हो जाए और वो मोबाइल में, वो अलग चीज़ है, फिर वो एक अलग कैटेगरी है। नॉर्मल वॉच की बात कर रहा हूँ मैं, एनालॉग वॉच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने कि भैया ये 1-1 लाख की भी घड़ी बिक रही है। तो वैल्यू क्रिएशन, इन्होंने काम किया कि ऐसा लुक देंगे, ऐसा डिज़ाइन देंगे, ऐसा कंफर्ट देंगे, ऐसा मटेरियल। स्टेनलेस स्टील से घड़ी बना रहे भाई साहब, स्टेनलेस स्टील से, ठीक है। अभी ज़्यादा देर तक घड़ी पहने तो उसका निशान रह जाता है यहाँ पे, वो नहीं आने देंगे, ऐसी कोई चीज़ कर देंगे। फिर लेगा वो 1 लाख में भी लेगा, लेने वाला लेगा, प्रीमियम कस्टमर, ठीक है। तो 3 चीज़ों के ऊपर ये लोग काम करते हैं। एट मोस्ट बेसिक लेवल वैल्यू क्रिएशन में 3 चीज़ आती है। एक तो 2 चीज़ तो आती है, कॉस्ट और प्राइस, कि मेरे को कितने में बना और तुम्हें कितने में मिला, कॉस्ट और प्राइस। ये 2 याद रख लो, कॉस्ट और प्राइस, ये तो देखूंगा ही मैं। तीसरा वैल्यू, कि जो प्राइस दिए उसमें उसको कितना वैल्यू मिला है। तो इट एट मोस्ट बेसिक लेवल कंपनी वर्क ऑन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 वैल्यू कस्टमर्स प्लेस, कितना वैल्यू उन्हें मिला। प्राइस दैट अ कंज्यूमर पे और अ कंपनी चार्ज, कितना प्राइस में चार्ज करता हूँ और तुम कितना पे करते हो। और थर्ड कॉस्ट, कि उसको क्रिएट करने में कितनी कॉस्ट लगी, ठीक है। तो अभी मान लो मेरे को कॉस्ट लगी 10,000 रुपये की, प्राइस रखा मैंने उसका 15,000 रुपये का, और मैं उसे 15 में इसलिए बेच पा रहा हूँ क्योंकि उसे लग रहा है इसमें तो वैल्यू 20,000 की, मतलब इसके 20 भी देता ना तो चलता, इतनी बढ़िया चीज़ मिली है मुझे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्रिएशन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में होता है। वुडलैंड के शूज़ होते हैं, ठीक है, इतने कंफर्ट होते हैं और इतना अच्छा क्वालिटी होता है कि वो लोग इतना काम करते हैं क्वालिटी के ऊपर कि वो शूज़ को फेंकना ही पड़ता है, मतलब मन भर जाता है बस, अब फटता तो नहीं है वो। मैंने 3 बार 4 बार ये चीज़ नोटिस करी कि बाकी किसी भी कंपनी के शूज़ में कोई प्रॉब्लम आए, कुछ हो, उसको तो मतलब बोर हो जाते हैं वुडलैंड पहन के, तो आप बोर हो जाओगे, अरे फेंको ना यार अब इसको, वो वाली चीज़ है, ठीक है। ख़राब नहीं होने देता वो, ठीक है, फटने नहीं देता, शॉल इतना मजबूत होता है, ठीक है, मटेरियल बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है, लेदर बहुत बढ़िया यूज़ होता है, ठीक है। ये वैल्यू क्रिएशन है। आगे यार 3-4 एग्जांपल दिए, वॉच का दिया, शूज़ का दिया, ये याद रखना। फिर इसके बाद पटेलाई लिखी हुई थी कि कस्टमर जब भी हमसे कोई चीज़ खरीदता है तो उसे यूटिलिटी चाहिए होती है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को दो तो यूटिलिटी के ऊपर काम करो। फिर यहाँ माइकल पोर्टर ने वापस से अपना ज्ञान फैला है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू पोर्टर डिफरेंशिएशन मीन्स कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड कस्टमर सुपीरियर एंड स्पेशल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट स्पेशल फीचर्स। ऐसे ऐसे स्पेशल फीचर्स दो, जैसे अभी मैंने वॉच का एग्जांपल दिया, स्टेनलेस स्टील लगा दिया भाई साहब वॉच में, ठीक है, स्टेनलेस स्टील से बने हुए पट्टे उसके, ठीक है, टाइटन के बहुत सारे, वो 25-25, 30-30 हज़ार रुपये की वॉचेज़ है। टाइटन कभी इतनी महंगी निकालता नहीं था, लेकिन अब वो प्रीमियम वॉचेज़, वो भी रोलेक्स को देख के भाई 80,000 तक भी पहुँच गया है वो, ठीक है। तो बना रहा है वो चीज़ ऐसी, तो आप ऐसी चीज़ दो जिससे उनको लगे कि उन्हें स्पेशल फील कराया जा रहा है, उन्हें इस चीज़ से बहुत अच्छा वैल्यू मिल रहा है, तो वो पे करने में भी हेजिटेट नहीं होंगे। ये माइकल पोर्टर का मानना है। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर्क ऑन वैल्यू क्रिएशन रादर देन कॉस्ट कटिंग, दे वर्क ऑन वैल्यू क्रिएशन। जा वैल्यू क्रिएट करो, ये हो गया भाई साहब। अब छोटे छोटे कस्टमर, छोटे छोटे टॉपिक, मार्केट कौन है, कस्टमर कौन है। एक बड़ा टॉपिक है कस्टमर एनालिसिस। मार्केट क्या है ये तो हटा ही दो तुम। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, छोटा क्रॉस लगा दो। कस्टमर वो है जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है। कस्टमर का एक टॉपिक वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, उसमें भी आ गया था, एक 3rd चैप्टर जो पढ़ा था, ठीक है, उसमें वो 5 चीज़ों की बात करी, तो कस्टमर उधर भी आया था। क्या बात करी थी अपने? 4 चीज़ों की। स्ट्रेटेजिक
ड्राइवर्स, ठीक है, तो उन ड्राइवर्स में एक ड्राइवर कस्टमर भी अगले चैप्टर में, तो उधर आ जाएगा। अगर आना भी होगा तो यहाँ भी वही बता रहा है कस्टमर कौन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है और कंज्यूमर कौन है जो अल्टीमेटली उसे कंज्यूम करता है। इसको भी काट दो। इस टॉपिक पे आओ, कस्टमर एनालिसिस और बिहेवियर। अभी तक मैंने जो तुम्हें आज के लेक्चर में अभी वाले में बताया उसमें एक काम का था वैल्यू क्रिएशन, काम का ही हो तो 100%। उसके पहले एक्सपीरियंस कर्व काम का है, लेकिन एक्सपीरियंस कर्व इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, वैल्यू क्रिएशन भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। एक्सपीरियंस कर्व में मैंने बोला वी लर्न एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है, बस इतनी सी बात बताई। वैल्यू क्रिएशन में ये बताया कि मेरे को कॉस्ट कितनी लग रही है, मैं तुमसे प्राइस कितना चार्ज कर रहा हूँ और तुम्हें वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रहा हूँ, 3 चीज़ों की बात इसमें करी। तो ये 2-2 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। और 2-2 नंबर के हिसाब से जितना तुम कम और क्वालिटी का याद करके रखोगे उतने 2 नंबर आने के चांसेस ज़्यादा है क्वालिटी का। कि जैसे इसमें जो लिखी हुई है 3 पॉइंट, वो तीनों मैंने लिखे, तो 2 नंबर पूरे आएंगे, रादर देन कि उसकी पूरी पटेलाई तुम वापस से पढ़ने बैठ गए, ठीक है। तो टॉपिक को भी देखो कि कहाँ ज़्यादा आ सकता है, कहाँ कम आ सकता है। जहाँ मैंने बोला है 2 नंबर के आएंगे, वहाँ 2 ही नंबर के आएंगे, 5 के भी नहीं आएंगे, 4 के भी नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो सारे 5 के हैं। क्यों? वो उसके अंदर बाइफरकेट करके देगा तुम्हें, 5 के अंदर 2-1, 3-1, 4-1, 1-1 ऐसे करके देगा वो। चलो, कस्टमर एनालिसिस और कस्टमर बिहेवियर, ये 2 टॉपिक को अच्छे से बात करना। देखो, कस्टमर एनालिसिस का मतलब होता है एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ कस्टमर। एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को एग्जामाइन करना और उन्हें इवैल्यूएट करना कि भैया कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, मतलब कितना पैसा कस्टमर हमें इस चीज़ के लिए देने को तैयार है, और फिर वैल्यू क्रिएशन, मतलब ऐसे हर चीज़ में कस्टमर को इवैल्यूएट करो, एग्जामाइन करो। कस्टमर बिहेवियर एक अलग टॉपिक है, इसलिए दोनों को मिक्स मत करना। तो ये टिक लगा रखा है तुम्हें, इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ कस्टमर्स नीड, डिज़ायर एंड वांट्स, वो हमसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये कस्टमर एनालिसिस है। ये करना चाहिए हमें अपने बिजनेस में, हम हमारे बिजनेस में करते ही। फिर इट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर का सर्वे करो, उसका डेटा इकट्ठा करो, एग्जामाइन करो उसे क्या चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ आप अकेले नहीं कर सकते, तो इसमें सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन, मैनेजर, सबको मिलके इसको एनालाइज करना चाहिए, जहाँ से जो डेटा निकल सकता है लो, ठीक है। लेकिन कस्टमर को क्या करो, एनालाइज करो। कई बार कस्टमर से पूछ के उन्हें एनालाइज किया जाता है, कई बार उन्हें बिना पूछे एक इनफॉर्मल तरीके से भी एनालिसिस किया जाता है। जैसे मैंने तेरे से पूछा कि तेरे को ये सब्जेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, ये एक एनालिसिस हो गया तेरे से पूछकर, या तेरे से ना पूछ के किसी और के थ्रू पता लगवा लिया, तो वो इनफॉर्मल तरीका हो गया। बट ये एनालिसिस लोग करते हैं, मार्केट में कस्टमर क्या मांगता है, ठीक है। अभी पॉलिटिक्स का भी एग्जांपल इसमें ले, तो वो लोग भी क्या करते हैं, मैंने उस समय कहा था कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होते हैं वहाँ का वो लोग सर्वे करवाते हैं कि लोग इस सिटिंग एमएलए से या सिटिंग एमपी से खुश तो है ना, ठीक है। तो जैसे मैंने उस दिन तुम्हें कहा था कि अभी 100 के अराउंड ऐसे सिटिंग एमपीज़ है जिसको बीजेपी ने दोबारा टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने भी बहुत सारे सिटिंग एमपीज़ को टिकट नहीं दिया, ठीक है। उनके तो सिटिंग एमपीज़ ही बहुत कम थे, खैर, ठीक है। लेकिन जो पिछले इलेक्शन में हारे थे उनको नहीं दिया, रिप्लेस किया, ठीक है। ये किस बेसिस पे होता है? और कुछ ऐसे भी है जो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 बार से लगातार हार रहे हैं, फिर भी उनको 5वीं बार टिकट दिया है, क्योंकि उनको लगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इससे बेहतर कैंडिडेट नहीं है हमारे पास। मतलब जैसे अभी मान लो वाराणसी है, अब वाराणसी में मोदी जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ाना है, तो तुम किसी को भी अगेंस्ट में लड़ा लोगे, वहाँ के लोकल बंदे कितना, बस एक बंदे को लोग 2 बार टिकट दे चुके, उसी को तीसरी बार दिया है, क्योंकि वो पहली बार में 2.5 लाख वोट से आ रहा था, तो दूसरी बार में 2 लाख वोट से आ रहा। तो अभी बोलते कि अभी ये 2 लाख वोट से आ रहा है, किसी और को देंगे तो वो 5-6 लाख वोट से तो नहीं हारेगा कम से कम, तो इसलिए इसको दे देते हैं वापस से, ऐसे। तो कस्टमर एनालिसिस करते हैं, लोगों को क्या चाहिए हमसे, ठीक है, ये करना चाहिए। उनका डिज़ायर, उनका वांट, वो कितने हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, ये सब चीज़ों का एनालिसिस। आगे आते हैं आप, कस्टमर बिहेवियर, ठीक है। इसमें हम उनके बिहेवियर को समझते हैं, ये एनालिसिस से एक स्टेप ऊपर है। जैसे उनके बाइंग पैटर्न क्या है, कस्टमर किस समय ज़्यादा चीज़ें खरीदता है, ठीक है। जैसे ज़ोमैटो ने ये किया था, ज़ोमैटो को जब कोविड खुला तो उसने ये कहा, उसका आईपीओ जब वो लेकर आया तो उसका प्राइस बहुत ओवर प्राइस हुआ, अभी 200 तक जा चुका है ज़ोमैटो का शेयर, ठीक है। वे लोग ज्ञानकार कह रहे हैं 250 तक शायद और जा सकता है, अभी ग्रोथ पोटेंशियल है ज़ोमैटो में, ठीक है। तो ज़ोमैटो ने कस्टमर बिहेवियर करा, कैसे करा, कस्टमर के बिहेवियर को समझा, कैसे समझा कि उसने देखा कि जब कोविड खुला ना, तो लोग और ज़्यादा ज़ोमैटो से मंगाने लगे, पहले से भी ज़्यादा, कोविड के पहले वाले, क्योंकि लोग है ना उब चुके थे, बहुत टाइम हो गया यार बाहर का नहीं खाया यार, ले चल अब तो खाए, जो नहीं खाता था वो भी खाने लग गया,
ठीक है, रेस्टोरेंट पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं हुए थे अभी, ठीक है, कम चल रहे थे, वो 8 बजे का भी लॉकडाउन था, एक 8 बजे के बाद बंद। तो जोमेटो ने देखा भैया लोगों की शॉपिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, लोगों के प्रेफरेंस बढ़ रहे हैं, ये सही समय है मौके पे चौका मारने का, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी आ गई है, तो वो IPO लेकर आया। नहीं तो वो कोई ऐसा मन में नहीं था IPO लाने के, तो साइज से तो नहीं लाया था, फिर वो लाया IPO और प्राइस में 75 रुपये प्रीमियम भी जोड़ा उसने शेयर का, और वो 75 रुपया भी आपको मिल गया, तो आज शेयर का प्राइस भी बढ़ गया, लोगों ने बेच भी दिया, पैसा भी कमा लिया, अभी भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या आएगा, इन दोनों में फ़र्क समझ लेना। फ़र्क समझा तू, एनालिसिस में और बिहेवियर में क्या फ़र्क है, क्या मेजर फ़र्क बता। एनालिसिस में तो नीड वीड समझते हैं अपन कस्टमर की चीज़, बिहेवियर मतलब वो, और बिहेवियर मतलब कि वो मतलब वो कैसा बिहेव कर, मतलब कैसे समझाऊंगा। देख, एनालिसिस में तो तुम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, एग्जामाइन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उनके डिज़ायर को, नीड के, वांट्स को समझते हैं, ये समझना हो गया। अभी कस्टमर बिहेवियर मतलब उनके बिहेवियर को समझने का क्या मतलब है कि वाई दे परचेज प्रोडक्ट और हाउ दे परचेज प्रोडक्ट, वो कब खरीद रहे हैं। अभी मैं ये नहीं देख रहा ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, एनालिसिस में तो मैं इस पे हूँ, अब तो मुझे पता है वो खरीदेगा, बट हाउ, कैसे, कब चौका मारना है मौका देख के, वो ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर टू एक्सप्लेन हाउ दे परचेज, कैसे परचेज करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, खरीदेंगे तो सही हो, ये तो तय है, ठीक है। तो एनालिसिस में मैं ये देख रहा हूँ कि कस्टमर किस तरीके का है, क्या है। और एक और मैं बता सकता हूँ इसमें कि कस्टमर में एनालिसिस में हम सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहे, एक मेजर डिफरेंस है जो हमसे जुड़ा हुआ है, हम तो सबका ही एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ उसका बिहेवियर देख रहे हैं जो हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। कि जैसे अगर मान लो कोटा में कितने कॉमर्स का बच्चा है ये पता लगा रहा हूँ, तो एनालिसिस है। मेरी कोचिंग का बच्चा अगले साल मेरे यहाँ आएगा नहीं आएगा, ये बिहेवियर है, ठीक है। ये अब इसमें 3 कस्टमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय नंबर ऑफ थिंग्स, 3 एलिमेंट हमें ध्यान में रखने हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, डिसीजन मेकिंग। 4 दे दिए इसने तो। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के एडवर्टीजमेंट, पीर रिकमेंडेशन, इन चीज़ों से तुम लोग बहुत प्रभावित होते हो। तो मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दूँ कि यार ये चीज़ करूँगा तो मेरा कस्टमर रुकेगा, वो कस्टमर मेरे से ख़रीदेगा। इस बिहेवियर को समझने के लिए ये चीज़ों को ज़्यादा यूज़ में लो। किसको, एडवर्टीजमेंट को, पीर रिव्यू को, ठीक है, उसके साइकोलॉजी को समझो, ठीक है। कि जैसे अभी मान ले तू जैसे साइकोलॉजी को समझने पे एग्जांपल दे सकते हैं कि आज जैसे वो इनका सोशल नेटवर्किंग का एल्गोरिथम कितना फास्ट होता है कि अपन ने कोई चीज़ एक बार सर्च कर ली तो अपन को हर ऐप पे वही दिखाता रहेगा। तो वो क्या कर रहा है, हमारी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। उसे पता है इसको ये चीज़ दिखाऊंगा तो ये खरीदेगा, क्योंकि इसने अभी अभी सर्च किया है इसको। तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इंटरनल मतलब ये आपके खुद से आता है कि आप कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसे तो खुद जमेगा तभी वो करेगा, ठीक है। ये जैसे मुझे मेरे बच्चों को देख के पता चल जाता है कि यार ये बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ये तो मेरे से ही होंगे। अगर मैंने अच्छी सर्विस दे दी ये रुक जाएंगे, बाहर वाला कितना भी कुछ इनको इन्फ्लुएंस कर ले। और अगर मैंने ख़राब सर्विस दे दी तो मैं कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लूँ ये नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो इंटरनल वाला चॉइस आ जाता है उनका, ठीक है। तो कुछ बच्चे एक्सटर्नल से हो जाते हैं, कुछ बच्चे इंटरनल से हो जाते हैं। ये दोनों फैक्टर को मिला के डिसीजन मेकिंग होती है। एक रैशनल कंज्यूमर क्या करता है, एक डिसीजन मेकर क्या करता है, इन सब चीज़ों को समझ के इंटीग्रेट करके अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करके प्रोडक्ट खरीदता है। तो 3 तरीके से बदला हुआ है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरनल इन्फ्लुएंस और डिसीजन मेकिंग। लास्ट में आता है डिसीजन। ये 3 टॉपिक है जो यहाँ पे आते हैं। अब इसको फिर देखा रखा है, पहले प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज करेगा, अल्टरनेटिव ढूंढेगा, इन्फॉर्मेशन देखेगा, फिर फाइनल चॉइस देगा कि अब ये करना है। तो कस्टमर बिहेवियर आए तो 3 चीज़ें समझानी है, एक्सटर्नल, इंटरनल, डिसीजन मेकिंग। पॉइंट याद रखना, अंदर का अपने आप याद आ जाएगा। और कुछ कीवर्ड्स याद कर लो, कस्टमर की फ्रिक्वेंसी, कस्टमर का प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें बिहेवियर में आता है। और उधर तो एक लाइन याद कर लो बस, एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ कस्टमर नीड, वांट्स, डिज़ायर, ये याद कर लो। एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ कस्टमर नीड, वांट्स एंड डिज़ायर। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। लास्ट में क्या करूँगा, पॉज करते हैं, पानी देते हैं, ठीक है बच्चों। ये कस्टमर बिहेवियर में एक चीज़ और लास्ट में ये भी दे रखी है, पोस्ट डिसीजन प्रोसेसेस के, मतलब 3 चीज़ें तो ये आ जाती है कि एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, इनको देखकर वो डिसीजन ले लेगा। इसके बाद ये 3 चीज़ें लिखनी है अगर बिहेवियर में आए तो। चौथी चीज़ तो फालतू है। इसमें ये दे रखा है कि पोस्ट डिसीजन, एक बार उसने कोई चीज़ खरीद ली तो उसके बाद वो ये देखेगा कि वो अगर उससे खुश है तो दोबारा रिपीट करेगा,
खुश नहीं है तो वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये तो उसके खरीदने के बाद की बात हो गई, ठीक है। और बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर हमें कहाँ तक के लिए हेल्प करता है, उसके खरीदने तक। खरीदने के बाद तो आपका प्रोडक्ट बताएगा कि वो रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, फिर बॉल कंप्लीटली उसके पाले में है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। फिर आपके पाले में क्या था कि उसने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से, इंटरनल इन्फ्लुएंस से उसे इन्फ्लुएंस करवाना, डिसीजन मेकिंग के लिए उसे मजबूर करना। उसने डिसीजन ले लिया, एक बार चीज़ ले ली, उसके बाद तो आपका प्रोडक्ट ही आपकी बात बोलेगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, वेल अ कस्टमर इज हैप्पी ही विल रिपीट द परचेज और रिकमेंड टू अदर्स ऑल्सो, बट इफ अ कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड ही विल नीदर परचेज नॉर रिकमेंड इट टू अदर। ना तो किसी को रिकमेंड करेगा ना परचेज करेगा। एक लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक पे। छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे पढ़े हैं, फिर बोल रहा हूँ। हम लोगों ने वैल्यू चेन एनालिसिस इसमें पढ़ा, एक्सपीरियंस कर्व इसमें पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने वैल्यू क्रिएशन इसमें पढ़ा, हम लोगों ने कस्टमर बिहेवियर और एनालिसिस इसमें पढ़ा। ये छोटे छोटे सब 2-2 नंबर वाले टॉपिक। माइकल पोर्टर की 5 चीज़ें, वो उस पर बड़ा क्वेश्चन बनेगा, वो 5 चीज़ें तो रट जानी चाहिए आपको। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, ठीक है, बार्गेनिंग पावर कंज्यूमर, बार्गेनिंग पावर कस्टमर, बार्गेनिंग पावर सप्लायर, ठीक है, और थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे से क्वेश्चन बनता है अक्सर, ठीक है, 2 ये हो गए। फिर आगे स्टार्टिंग में अपन लोगों ने पढ़े पेस्टल एनालिसिस, उस पे से क्वेश्चन बनेगा। बस ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तो किसी पे से भी जो मैंने अभी बोले उनमें से बन सकता है। बाकी मैंने एडवांटेज जो कल बताया था कि हम लोग ये करने से ग्रो करेंगे, जीएसटी वाला एक न्यूमेरिक बनवाया था, कोर बिजनेस और जीएसटी, ये पढ़ लेना, पढ़ा भी दिया है, लेकिन इतना ज़्यादा उस पर फोकस मत रहना, इस पर कम चांस है बनने के, ठीक है। चलो अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जिसमें हम अपने कॉम्पिटिटर के एक्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको सस्टेन करके उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी इज मीन्स अ फर्म एक्सपेक्ट टू क्रिएट एंड सस्टेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर, कि भैया मैं अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कंपटीशन को ऐसे नहीं समझ रहा कि ये मेरा कुछ नुकसान करेंगे, बल्कि मैं तो ये मान रहा हूँ कि ये कॉम्पिटिटर तो और उल्टा मेरा फ़ायदा करेगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कहाँ ये चुके और मैं फिर वही मौका देख के चौका मारूँ, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि मैं उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे घबरा नहीं रहा हूँ, इसको कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो फिर बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी मीन्स अ फर्म ट्राई टू टेक, सस्टेन और क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। मैं अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहता हूं, इसे कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो बाद में बोल्ड भी कर रखा है, क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। मतलब मैं क्रिएट कर रहा हूं और उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा हूं, उसका एडवांटेज लेने की भी कोशिश कर रहा हूं। दिस एनालिटिकल स्टेप इज हेल्पफुल बिकॉज मैनेजर कैन नॉट डिवाइज a successful strategy without in-depth understanding the competitive character। बिना आप कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर को समझे एक अच्छी स्ट्रैटेजी, मैंने बार बार बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी वर्ड ही वॉर से आया है, और स्ट्रैटेजी तब तक बनी नहीं सकती जब तक आपको सामने वाले के बारे में जानकारी ना हो, ठीक है। एक एग्जांपल दिया था, वापस रिपीट करूँगा, बाहुबली देखिए ना तुमने 1, उसके अंदर जब वो धर्मसेना, क्या नाम होता है उसका लेडी का, शिवसेना, शिवगामी, ठीक है। तो वो शिवगामी देवी जब एक पूरा लेकर आती है, वो बताती है ये हमारा शत्रु यहाँ से आएगा तो इसके लिए हमारे पास ये प्रोटेक्शन है, फिर ये है, फिर वो पूरा बनाती है, पूरा वो समझाती है। तो क्या कर रही होती है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है। वो हमें बताती है कि मतलब उसके उन दोनों को बताती है वो कि भैया यहाँ से अगर आएंगे तो हमारे पास ये प्रोटेक्शन है, आप लेके चलना, यहाँ से आएंगे ये, लेकिन ये यहाँ से आएंगे तो फिर हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, एक जगह बताते हो, फिर यहाँ हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मतलब इन डेप्थ एनालिसिस हो रहा है अपने शत्रु का, और ये करना चाहिए इन डेप्थ एनालिसिस, अपने किसी भी कॉम्पिटिटर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लैंडस्केप की बात करते हैं। अभी इसी से इसका एक्सटेंडेड वर्जन है लैंडस्केप। अभी आपने बता दिया कॉम्पिटिटर को समझे, करे, कैसे समझे भाई बताओ ना। तो ये 5 स्टेप में समझाते हैं। पहला, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, ठीक है, हाउ बिग दे आर, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर एंड सी हाउ बिग दे आर, हु आर द कॉम्पिटिटर, हाउ बिग दे आर, कितने बड़े हो, ठीक है। कई बार उस दिन भी बोला था कि अपन लोग वहीं मात खा जाते हैं जहां हम अपने कॉम्पिटिटर को छोटा समझ लेते हैं। अरे ये क्या करेगा यार, छोटा कॉम्पिटिटर कब बड़ा निकल जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो बड़े बोल कभी भी नहीं बोलने चाहिए, एनालाइज करो उनको, हो सकता है वो छोटे भी हो, छोटे हो तो वैसी स्ट्रेटेजी बनाओ,
लेकिन अगर वो बड़े हैं और आप उन्हें जानबूझ के छोटा करने की कोशिश कर रहे हो, उसे छोटा आंकने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो फिर। ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करो, समझो उसे, व्हाट प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज दे आर प्रोड्यूसिंग। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं अपन नोकिया का। नोकिया ने सैमसंग को छोटा आंका। कैसे? कि जब आपका ये प्ले स्टोर आया था, जब आपका एंड्रॉयड आया था, तो गूगल ने एंड्रॉयड सबसे पहले नोकिया को ऑफ़र किया था, बट उनका एक खुद का एक वो था जावा करके। तो कह रहे थे भाई हम एंड्रॉयड नहीं, हम तो एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ही यूज़ करेंगे जावा। तो एंड्रॉयड ने कहा हमने बहुत काम किया इसके ऊपर, आप लो, ये आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो बोला नहीं नहीं नहीं, और उस समय नोकिया किंग था मार्केट का। उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं लूँगा। फिर वो सैमसंग के पास गया। तो उस समय गूगल इस बात को लेकर बिल्कुल वो था कि मैं इसकी मोनोपोली नहीं रखना चाहता, जो दूसरे भी फ़ोन मांगेंगे मैं उन्हें एंड्रॉयड दूंगा, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस फ़ोन में लगना चाहे लगे, क्योंकि मैंने बहुत काम किया इसके ऊपर। तो सैमसंग के बाद वो वापस इधर आया एंड ही आस्क्ड हिम अगेन कि उन्होंने ले लिया है, आप अभी भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहो तो आप देख लो। बट नो किया, फिर वही अड़ा अड़ी, हम तो जावा ही यूज़ करेंगे। अब इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को छोटा आंका। उन्होंने कहा सैमसंग ने लिया है, तो सैमसंग कितना है हमारा, हमारी सेल और सैमसंग की सेल पता है? ठीक है, इंडिया में हमारी सेल का 10% भी नहीं है सैमसंग। ठीक है, इस तरीके से जवाब दिया गया था। ये तो इंटरव्यू देखा था मैंने, पता नहीं ये सही है कि गलत है ना, ऑथेंटिक मुझे नहीं पता। बट अगर ऐसा किया सही में उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को कम आंका, तो आज नोकिया कहाँ है और सैमसंग कहाँ है, तुम देख लो। ख़त्म हो गया, ख़त्म, सिर्फ एक गलत डिसीजन। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, हाउ बिग दे आर एंड व्हाट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे आर ऑफरिंग। जब उसने ले लिया था एंड्रॉइड, तो इसको भी ले लेना चाहिए था। भले नहीं भी लेता तो कुछ पे चला के देख लेता, इसको अपने आप ये पता चल जाता कि जावा की ज़्यादा हो रही है कि एंड्रॉइड की ज़्यादा हो रही है सेल। फिर ये लास्ट में जाके एंड्रॉइड लेकर आया, जब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाला काम हो गया। तीसरा, डिटरमाइन देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी कॉस्ट। ये टॉपिक याद रह गया ना तुम्हें, तो आराम से लिख सकते हो। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी कॉस्ट, उनका प्राइस। ठीक है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये भी स्ट्रेंथ में आता है। वीकनेस स्ट्रेंथ होगी तो वीकनेस भी होगी। एंड लास्ट, पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। तो पहला आइडेंटिफाई करो कस्टमर, हु दे आर, फिर अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट प्रोडक्ट दे आर ऑफरिंग, फिर स्ट्रेंथ, वीकनेस, चारों एक साथ, और फिर पुट ऑल टुगेदर, मतलब पांचों को एक साथ लेके चलो, खत्म। लास्ट टॉपिक दे रखा है की सक्सेस फैक्टर्स। ठीक है, नाम में मतलब छुपा हुआ है इसका। की सक्सेस फैक्टर मतलब आपके वो एलिमेंट्स, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, रिसोर्सेस, आपकी स्ट्रेंथ जो आपको कॉम्पिटिटर से बेहतर बनाती है, और जो आपके लिए की सक्सेस फैक्टर है, जिसे हम प्यार से यूएसपी बोलते हैं। व्हाट आर योर यूएसपी? जैसे मुझे मेरी यूएसपी पता है, मुर्सा सर को उनकी पता होगी, अब्दुल्ली सर को उनकी पता होगी, पता ही होनी चाहिए। मतलब मैं जब डेमो लेता हूँ किसी बच्चे का, तो मुझे पता होता है कि मेरे क्या सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे उन 7 दिनों में देनी है उन्हें। मुर्सा सर को उनकी पता होगी, अब्दुल्ली सर को उनकी पता होगी। एवरीवन नोज देयर की सक्सेस फैक्टर। ये अंडर से आता है आपको। ये हर कॉम्पिटिटर, मतलब जितने भी आप जिस फील्ड में भी हो, हर इंडस्ट्री को, हर फर्म को ये पता होना चाहिए। नहीं है तो पता करो, होंगे तो सही आप में। अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सक्सेस का मंत्र है। जैसे इतने 10 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं, बीजेपी भी जीती है, कांग्रेस भी कुछ चुनाव तो जीती है, ठीक है, और दूसरी पार्टीज़ भी कुछ चुनाव जीती है। तो इनको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसने हमें चुनाव जिताए। अभी लोकसभा इलेक्शन जब सब मिलके लड़ेंगे, तो तब उन्हें पता होना चाहिए कि जब हम स्टेट पॉलिटिक्स में होते हैं तो हमने जो स्टेट जीता उसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जो लोगों के घर में, क्योंकि वही बंदा स्टेट इलेक्शन में मुझे वोट कर रहा है, फिर यहाँ बीजेपी को कर रहा है, यहाँ वो आम आदमी पार्टी को भी, लोग तो वही है। अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं तो 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिलती है, 67 सीट 70 में से। कांग्रेस को मिलती है 0, बीजेपी को मिलती है मात्र 3 सीट। लैंडस्लाइड विक्ट्री। आज़ाद भारत में ऐसी विक्ट्री किसी को नहीं मिली होगी, वो भी नई नई पार्टी को, जो बनी 2012-13 में। फिर ऐसा क्या होता है कि 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो 7 सीट लोकसभा की है पूरी बीजेपी को मिल जाती है, उनको एक भी नहीं मिलती। ठीक है, कांग्रेस असेंबली में भी 0, इधर भी 0। ठीक है, और इधर उनका 67 और इधर इनका फिर 7 आउट। मतलब उन्होंने 95% अगर रखा तो वो 100% लेकर आए।
बीजेपी वाले लोकसभा में, वो असेंबली इलेक्शन में 95% लेकर आए, 70 में से 67 जीत कर, तो वो 100% लेकर आ गए, सातों जीत कर। लोग तो वही है। तो ऐसा क्या था जिन्होंने उनको यहाँ जिताया, यहाँ नहीं जिताया? ऐसा क्या था जिनको उन्होंने यहाँ जिताया और यहाँ नहीं जिताया? इसको एनालाइज करो, ठीक है, कि की सक्सेस फैक्टर क्या है आपके। फेलियर को नहीं, सक्सेस को एनालाइज करो, कौन सी चीज़ें हैं। फेलियर को एनालाइज करके ही सक्सेस पता चलती है वैसे तो, ठीक है। की सक्सेस फैक्टर आर दोज थिंग विच अफेक्ट द इंडस्ट्री मोस्ट एंड विच इज़ योर एबिलिटी टू प्रॉस्पर, जो आपकी काबिलियत है, जो आपको प्रॉस्पर करने में मदद करेगी। लाइक योर एट्रीब्यूट्स मतलब प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, रिसोर्स, कॉम्पिटेंसीज, योर कैपेबिलिटीज, ये ठीक है, ये लाइन भी टिक कर लेना। दीज आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंडस्ट्री सक्सेस, और पुट इट अनदर वे, दीज आर द फैक्टर्स विच शेप वेदर अ कंपनी विल बी फाइनेंशियली एंड कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल और नॉट। इट विल शेप योर फ्यूचर। तो आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें कि कौन से हमारे की सक्सेस फैक्टर हैं जो बायर को हमारी तरफ खींच के ला रहे हैं, ठीक है। इनके 3 सवालों के जवाब ढूंढो आप। पहला, ऑन वन बेसिस कस्टमर चूज अस, मतलब वो हमें क्यों सिलेक्ट करता है। जैसे अभी एग्जांपल लिया, इसको कंटिन्यू करें कि क्या ऐसे बेसिस थे जिससे उन्होंने असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी को चुना, उन्हीं लोगों ने, और उन्हीं लोगों ने लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को चुना। सेम लोग थे वोट करने वाले। और दिल्ली के लोगों के वोटिंग पैटर्न से मुझे एक चीज़ और पता चलती है कि दिल्ली के लोग बड़े स्पेसिफिक है, ठीक है। वो डाबक डोल वाले लोग नहीं है, उनका डिसीजन बड़ा परफेक्ट है। यहाँ ये चाहिए तो यही चाहिए एज अ चीफ मिनिस्टर, और एज अ पीएम ये चाहिए तो यही चाहिए, ठीक है। इतनी क्लैरिटी के साथ कौन वोट करता है भाई? हमारे यहाँ तो ऐसे वोट आते हैं, एक वोट इधर, एक वोट इधर, एक एमएलए इधर से इधर गया, सरकार गिर गई, 5 एमएलए इधर से इधर गए, सरकार गिर गई। कैसे गिराओगे? 67 है, गिरा के बताओ। 3 है, सोच भी नहीं सकते, इसलिए जेल में डाला, ठीक है। तो गिराने का तो सोच ही नहीं सकते, ठीक है। ये तो बाकी जगहों पे तो हो ही जाता है। महाराष्ट्र में बनी बनाई सरकार गिर गई, ठीक है। मैंडेट तो कांग्रेस और एनसीपी और उनको मिला था, इधर से इधर आ गए, 35 एमएलए सीधे खिसके और ख़त्म मामला, ठीक है। हिमाचल में अभी ख़त्म होने की कगार पे, ठीक है। अब हिमाचल में तो 70 सीट है, 40-45 कांग्रेस जीती थी, 25 वो जीते थे, ठीक है। 10 इधर से इधर आने वाले हैं। अभी चल रही है, लोकसभा के बाद खुशखबरी आ जाएगी, ठीक है, कि बीजेपी हुआ है, ठीक है, हिमाचल में, ठीक है। तो जहाँ आसान है, क्योंकि वोट ही ऐसा मिलता है। अभी इन्होंने तो कितनी क्लैरिटी से वोट दिया, कैसे गिराओगे? 67 को कैसे तोड़ोगे भाई? पूरे तोड़ दोगे क्या, ठीक है। तो और यहाँ पे 7 पूरे, तो क्लैरिटी के साथ दिल्ली को मेरे को ये देना पड़ेगा कि क्या ज़बरदस्त लोग होंगे वहाँ, ठीक है, कि कितना क्लैरिटी से वोटिंग करते हैं, अपने वोटिंग राइट्स को कितना समझते हैं, ठीक है। कंसर्न है, एजुकेशन का लेवल भी अच्छा है वहाँ का, पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छी है दूसरी जगहों के मुकाबले, ठीक है। तो पहला, ऑन व्हाट बेसिस कस्टमर चूज अस, किस बेसिस पे कस्टमर हमें सिलेक्ट करता है। पहला सवाल, क्या सवाल क्या है ये सवाल है कि की सक्सेस फैक्टर कैसे पहचानूं मैं। तो पहला, ऑन व्हाट बेसिस दे चूज अस। सेकंड, व्हाट रिसोर्सेज वी हैव टू बी सक्सेसफुली कॉम्पिटिटिव बनने के लिए कौन से रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए। एंड व्हाट डज इट टेक फॉर सेलर टू अचीव अ सस्टेनेबल, अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने के लिए हमारे पास और रिसोर्सेज के अलावा क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट डज इट टेक फॉर सेलर टू अचीव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द लॉन्ग रन, ठीक है। ये 3 सवालों के जवाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके की सक्सेस फैक्टर्स कौन से हैं। इसने दिया है मैन्युफैक्चरिंग में की सक्सेस फैक्टर डिज़ाइन और कलर हो सकता है, ठीक है। लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। रिटेल में कुछ और चीज़ें हो सकती है। तो ऐसे हर फील्ड में अलग अलग की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं, आपको पहचान। जैसे मेरे में की सक्सेस फैक्टर टीचिंग स्किल्स हो सकती है, कोर्स की नॉलेज हो सकती है, कि जिस कोर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी नॉलेज। प्राइस इतना बड़ा की सक्सेस फैक्टर नहीं है मेरे लिए। कॉस्ट पर यूनिट भी इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि कॉस्ट निकलती नहीं है मेरी तो कॉस्ट पर यूनिट ही नहीं निकलती। कॉस्ट टोटल में निकलती है, CPU तो नहीं निकलता मेरा कि एक बच्चे पे कितनी कॉस्ट आई, मेरे लिए वो इतना नहीं है। प्राइस भी मेरे लिए इतना नहीं है कंसर्न, ठीक है। मेरा तो यही है कि भाई सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, और पढ़ाने का तरीका और ये सब चीज़ें, ये मेरे की सक्सेस फैक्टर है। तो मतलब अगर ये है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ये शेप कर रहे हैं फ्यूचर में, तो मेरे सक्सेस एंड सर्वाइवल के फैक्टर्स है ये भी एक मैंने टिक कराया था। रेयरली इंडस्ट्री हैव मोर देन 3 और 4 की सक्सेस फैक्टर्स। वैसे की सक्सेस फैक्टर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लेकिन ओनली रेयरली किसी के पास 3 या 4 होते हैं एट वन टाइम।
बाकी तो 1 और यूजुअली 2। अभी मैं भी तुम्हें गिनाने बैठा तो 2 ही गिना पाया। तो 1 या 2 ही चीज़ें होती है जो आपको कॉम्पिटिटर से एज प्रोवाइड करती है। ये आपकी की सक्सेस फैक्टर है जो आप में है, कॉम्पिटिटर में नहीं है। क्योंकि हर बंदा हर चीज़ में माहिर नहीं हो सकता, कुछ में तो होगा, जिसमें है वो पहचानो। और बार बार बोलता हूँ, ये टॉपिक का नाम ही यूएसपी है कि व्हाट इज़ योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, कि जिससे कस्टमर आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो अमंग दीज 2 और 3 हर किसी के पास 1-2 तो होते ही है। टेम्पटेशन है, ठीक है, लोग इसको बहुत माइनर इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते इसको कुछ लोग, और इंडस्ट्री में तो देते होंगे इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस कि कौन से हमारे की सक्सेस फैक्टर है जिससे कस्टमर हमारी तरफ आता है। ये रिवीजन समाप्त हुआ। धन्यवाद।